अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा 14वीं का चांद जो है वो 22 जून पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 22 जून को सुबह 6:06 पे जो है ना ये ज़हूर पज़ीर हो रहा है और इस वक्त ये बुर्ज जद्दी में मौजूद होगा। और जबकि एक दिन पहले ही सूरज जो है वो बुर्ज सरतान में जो कि दाखिल हो चुका है। अब ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तफसील से ख़ास तौर पे कि आपको पता हो कि जब ये 14वीं का चांद अपनी मुकम्मल हालत में सामने आएगा हमारे सामने, मुकम्मल चांद यानी, तो उस वक्त बाकी उसके साथ साथ जो बाकी प्लानिटरी पोजीशन क्या होगी। तो ये जो इस वक्त एक बड़ा रोशन जो सितारा है, अब नाम सुनते जाइएगा, आपको ज़रा थोड़ा सा हो सकता है कि लगे कि ये नई चीज़ है। अब्दुल जौज़ा, ये अरबिक नेम है जो कि बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है अरबियों ने या हमारे बड़ों ने, यूँ कह लें, सदियों से इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। और उसकी इतनी ज़्यादा रोशनी है कि चाँद जो उसकी रोशनी को रूटीन में तो ये चाँद अपना सूरज की रोशनी को जो है ना रिफ़्लेक्ट करता है, तो यहाँ ये अब्दुल जौज़ा की रोशनी को जो करेगा। ये स्टार जो है इसको खुशहाली और दौलत के अलावा जंगजूई की जो है ना जिबिल्लत इसकी जो है उसके साथ मंसूब किया जाता है। इसके अलावा अस्बुलोस नामी सियारचा जो है वो भी इस चाँद पर असरअंदाज होगा। इस पर आगे चल के मैं तफसील से बात करूँगा कि ये क्या क्या करेगा अस्बुलोस जो है। तो यहाँ एक अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि जिस वक्त ये अस्बुलोस जो है ये इसके असरअंदाज हो रहा होगा ना, उस वक्त इसका फासला जो है ना बुर्ज जद्दी से सिर्फ 1 डिग्री का होगा। और जबकि उसी वक्त जो सूरज है बुर्ज सरतान में जो है ना मौजूद है, उसका ज़ाविया भी 1 डिग्री का बन रहा है। दोनों का 1 डिग्री का ज़ाविया जो है ना, चूँकि ये मुकम्मल चाँद जैसे मैं पहले कहा कि बुर्ज जद्दी में चूँकि ये तुलू हो रहा है। और दिलचस्प बात ये है आपके लिए खासी होगी कि 6 महीने पहले जो है ना बुर्ज जद्दी में नया चाँद भी तुलू हुआ था। और जैसा कि हम बताते हैं आपको कि 6 महीने का ये फेज़ जो है ना चाँद के जो नए चाँद के असरात हैं वो 6 महीने तक जो कमरी दौर होता है वो चलता रहता है। तो उसके मुताबिक मैं जो है ना इसको वहाँ से जोड़ने की कोशिश भी करूँगा, उसके असरात पे भी अभी तफसील से बात करेंगे, ताकि हालात का जो है ना एक कैनवस मुकम्मल तौर पे यानी तस्वीर जो है वो आपके सामने आ सके और आपको समझ आ जाए कि स्टार क्या कर रहे हैं और इस वक्त हो क्या रहा है हमारे साथ। आगे बात करने से पहले या बात बढ़ाने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और घंटी को पुश कर लीजिएगा, तो ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन वगैरह होती रहती है, पता चलता रहेगा कि जो कुछ भी आपके सामने है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारी ज़िंदगी जो है, सबसे पहले हम अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। तो यहाँ जो डेफिनेट जायचे की बात होती है तो वहाँ 3 बुर्ज जो है ना वो ख़ास तौर पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती है। उसमें पहला तो होता है शमसी बुर्ज, यानी जब आप पैदा हुए उस वक़्त सन जो है वो किस डिग्री पे और किस बुर्ज में मौजूद था। इसके बाद जो है ना दूसरा जो होता है वो होता है कमरी बुर्ज, यानी जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त चाँद जो है वो किस डिग्री पे और किस बुर्ज में मौजूद था, ये कमरी बुर्ज जिसको कहते हैं। और इसके बाद जो है एक तीसरा जो है बुर्ज है ना वो होता है हमारी पैदाइश के वक्त जो है ना हमारा, जिसको कहते हैं हमारा ताले एसेंडेंट जिसको कहते हैं आप, यानी वो बुर्ज जो पैदाइश के वक्त जो हमारे जायचे के ख़ास तौर पे राइजिंग पोजीशन में होता है, दूसरों को डोमिनेट कर रहा होता है, तो उसको हम जो है ना एसेंडेंट कहते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, यानी अब ये जानने के लिए कि आपका शमसी, कमरी और ताले बुर्ज कौन सा है, इसके लिए आपको पैदाइशी जायचा ही बनवाना पड़ेगा और डेफिनेट मेरी या मेरे जैसे किसी और फ़र्द की आपको खिदमत जो है वो हासिल करना पड़ेंगी। अब देखेंगे हम इस वीडियो का जो असल मकसद है उसमें ये देखेंगे कि बुर्ज जद्दी में ये मुकम्मल चाँद जो है ना वो आप पे क्या क्या असरात मुरतब करेगा। इन असरात की नोयत का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको इल्म होना चाहिए कि जो है ना पैदाइश के वक्त आपका शमसी, कमरी या आपका ताले बुर्ज कौन कौन सा था। तो वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको पहले बता चुका। और इसका चूँकि बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी ज़ात से होता है, शमसी बुर्ज का ज़्यादातर ताल्लुक़ आपके करियर और मकसद हयात से होता है, और कमरी बुर्ज का ताल्लुक़ आपके घर और आपके बॉडी से, आपकी ज़ात से यानी समझ ले होता है। इसके अलावा शमसी बुर्ज ज़्यादातर आपके वालिद को मुतासर करता है और जो कमरी बुर्ज है उसके असरात आपकी वालदा पे ज़्यादा मुरतब होते हैं। जब हम आलमी हालात के बारे में बात करेंगे तो उस वक्त भी ज़्यादातर यही देखने में आता है कि जिस मुल्क के बारे में बात की जा रही है उसका ताले बुर्ज कौन सा है।
या उसके लीडर का ताले बुर्ज कौन है। लीडर वही होता है जो हुकूमत में होता है या हुकूमत को लीड कर रहा होता है। अब उससे मुराद ये नहीं होती कि जी उस वक्त पॉपुलर लीडर कौन सा है, अक्सरियत किसकी है, जो सबसे ज़्यादा क्या, नहीं, जो उस वक्त हुकूमत को लीड कर रहा होता है ना। जस्ट लाइक जैसे अमेरिका की बात करेंगे तो हम जो बाइडन की बात करेंगे, उसका ताले देखेंगे। इसराइल की बात करेंगे तो नेतन्याहू की बात करेंगे। इंडिया की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी की जो बात करेगा और उसका जो एसेंडेंट देखा जाएगा तो उससे ही उसके मुल्क के बारे में आप आसानी से जो है ना वो बात कर सकेंगे। अब जब ये इस वक्त फुल मून जो है ये चूँकि बताया मैंने आपको बुर्ज जद्दी में है और 1 डिग्री से कुछ नियर अबाउट या कुछ माइनर सा थोड़ा सा ज़्यादा का ज़ाविया बना रहा है, तो इस डिग्री के साथ मंसूब जो है साबी रम्ज़, पिछली वीडियोस में इसके बारे में मैं तफसील से जो है ना वो जिक्र कर चुका। तो इस वक्त जो साबी रम्ज़ आएगी उसके सामने उसकी शबीह जो है ना 3 रंगीन शीशों वाली खिड़की, तो उनमें से एक शीशा जो है ना किसी कदर जो है वो शिकस्ता है या टूटा फूटा सा वो इसमें शो हो रहा है। तो इस वक्त हमारी दुनिया में 2 बड़ी जंगें चल रही है। ये टूटा फूटा शीशा जो है इन्हीं जंगों से होने वाली तबाहकारियों की तरफ इशारा कर रहा है। अमूमी तौर पर इस रम्ज़ की तशरीह यूँ होगी कि हमारी ज़िंदगी में निशेब व फराज यानी अप्स एंड डाउन जो हो रहे हैं वो आते रहते हैं। कभी सफ़र हमवार होता है, कभी धक्चों और झटकों का सामना भी करना पड़ता है, और जब झटके लगते हैं तो यकीनन थोड़ी बहुत टूट फूट भी होती है। तो जबकि हमवार सफ़र जो होता है ना, स्मूथ आपकी ट्रैवलिंग होती है ना, तो वो रंगीन और सुहाना जो है ना सफ़र, वो जैसे मुख्तलिफ़ अशार में बहुत सारी पोजीशनों में उसका ज़िक्र भी किया जाता है। तो लेकिन ये 3 शीशे जो हमें बता रहे हैं कि अगरचे दुनिया इस वक्त ज़्यादातर हिस्सों में इस वक्त जो है ना दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़िंदगी जो है ना खासी जो है ना वो आपको हमवार लग रही है, बड़ी स्मूथ सी चल रही है, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ मुख्तलिफ़ तरह की तबाहकारियाँ लोगों की ज़िंदगी में तोड़ फोड़ कर रही हैं और इसी तरह की जो है ना वो तकरीबकारी सामने ला रही हैं। गज़ा और यूक्रेन ने तो जैसे उनकी तो शायद सुर्खियाँ आप रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ आपके सामने आती हैं, लेकिन इसके बाद जो रूस और इज़राइल जैसे ममालिक हैं उनकी भी खबरें ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। इसके अलावा और भी कई जगहों पर दुनिया मैदान जंग बनी हुई जिनके बारे में शायद हमें, चूँकि उसकी लेवल कम होता है या उसका कैनवस छोटा है, तो हमें उसके बारे में शायद ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती या इंटरनेशनल मीडिया उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। यानी सूडान है, यमन है, शाम है और हेटी जैसे ममालिक में जो कुछ भी हो रहा है इस पर ज़्यादा खबरें इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आती हैं, इस वजह से हमें उसके बारे में नहीं पता चलता। चूँकि जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं ना, अब ये हॉकी के या क्रिकेट के प्लेयर नहीं है जो पूरी दुनिया की सियासत को, हुकूमतों को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं उनकी प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, तो इसको इंटरनेशनल प्लेयर ही कहा जाता है, आलमी खिलाड़ी, तो इसलिए किसी गेम के साथ इसको नहीं जोड़िएगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, चूँकि उन लोगों के लिए ये जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनके लिए शायद इन ममालिक की इतनी ज़्यादा इस वक्त अभी अहमियत नहीं है, इसलिए वो उनको ज़्यादा जो है ना वो सामने आने नहीं देते। या फिर ये होता है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारी याददाश्त में भी इतनी ज़्यादा, चूँकि बार बार तो सामने नहीं आती हैं, तो ये साबी रम्ज़ जो है ना वो भी हमें बताती है कि दुनिया चाहे इन मुल्कों को भूलने की जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, मगर इन्हें याद रखना चाहिए, ये कोशिश हमें करना है कि ये सारी चीज़ों को देखते रहें। वाक़यात ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके असरात जो है ना वो बहुत देर तक बल्कि हमेशा कायम रहते हैं। और जब भी कभी उससे मिलता जुलता होता तो हम कहते हैं कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो उसके बारे में फिर वैसे ही वो चीज़ें सारी के सारी वो दुख दर्द जो होते हैं ना, वो तकलीफ़ें वो वापस से ज़िंदा होकर सामने आ जाती हैं और वो तकलीफ़ जो है ना नए सिरे से हमें महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम साबी रम्ज़ के मफ़हूम को लें तो ज़िंदगी के जो खुशगवार लम्हात हैं और तकलीफ़देह भी हैं, तो दुआ तो यही होती है हमारी भी कि अल्लाह ताला आपके खुशगवार लम्हात की जो है ना तादाद इतनी ज़्यादा कर दे कि आप तकलीफ़देह लम्हात को भूल ही जाएँ। लेकिन तकलीफ़देह लम्हात का असर ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है, भूलता नहीं है। ये तो हमारा इख्तियार ही नहीं हो सकता ना कि हम पे कभी कोई मुसीबत ही ना आए। हम अपने वो क्या कहते हैं कि तकदीर खुद नहीं लिख सकते हैं, हमारे मुकद्दर तो लिखने वाली ज़ात ने लिखे हुए ना, तो इसलिए ये ज़रूर है कि हमारे इख्तियार में कि जब कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो उस वक्त यकीनन बंदे की तकलीफ़ में होता है ना बड़ी इज़्तिरारी कैफ़ियत होती हैं, तो उस वक्त कोई ऐसी हिमाकत ना कर ली जाए, यानी गुस्से में फ़ैसला कर लिया जाए या ऐसा एग्रेशन आ जाए हम पे
और या बिल्कुल ही डिस्टर्ब अपने आप को बिल्कुल हम जो है ना वो पीछे का पीछे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं कि कोई ऐसी जहालत कर लें या ऐसी हमाकत कर लें, कोई ऐसा फ़ैसला कर लें कि अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार लें और हमारा जो नुकसान बहुत कम हो सकता था उसको हम खुद से अपने हाथों से बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। तो ये अपनी तकलीफ़ और झुंझलाहट जो होता है तो उसकी डेफिनेट उसमें मज़ीद ज़्यादती जो है ना हम खुद से पैदा कर लेते हैं। इसके अलावा जब ये ज़्यादती या इस तरह का कोई इंसिडेंट हमसे खुद हो जाती है, हमाकत को हो जाती है ना, तो हमारे प्यारे जो होते हैं ना वही सबसे पहले हमसे दूर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे टूटे शीशे जो होते हैं ना उनकी किरचियाँ जब पड़ती हैं, जैसे विंड स्क्रीन टूट जाए या शीशा कोई भी आप ग्लास टूट जाए, शीशे का पट टूट जाए ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंकरियाँ उसको किरचियाँ उसकी उड़ती हैं हवा में वैसे भी, तो वो डायरेक्ट आपको हिट भी करती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए और यकीनन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को ऐसे हालात की जो है ना उससे दूर रखें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि स्प्लोस जो है ना उसके बारे में, अब ये उन इजराम फ़ल्की में शामिल है जिन्हें जो है ना वो सेंटोर यानी अरबी में सांतोर और फ़ारसी में कंतोर भी कहा जाता है। यूनानी देवमाला में ये लफ्ज़ एक ऐसी मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है जिसका निचला धड़ घोड़े का और बालाई जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो इंसान का था। जैसे कि बुर्ज कौस में आपने देखा होगा उसका सिंबल जो है वो इसी तरह का है के ऊपर से। तो और इसके बारे में ये माना जाता है या देवमालाई जो रवायात थी, जो उनकी किस्से कहानियाँ थी यूनानियों की, उसमें ये है कि ये मुस्तकबिल के बारे में जो है ना ये पेशेंगोई भी इससे होती है और आने वाली जो आफतें होती हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जो हमें इंडिकेट कर देता है, बता देता है। तो इसमें यह भी है कि ये मिथ बनी क्यों कि जो स्प्लोस था ना उसने पेशेंगोई की थी कि आने वाले वक्तों में एक शादी होगी जिसके मौका पर शादी में शिरकत के लिए जो कंतूर जो है ना उनकी लड़ाई जो है ना लाप्ती नामी जो कबीला है उससे होगी। तो चूँकि ये लैटिन वो यूनानी हैं तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा अल्फाज में हेर फेर हो जाए, तो प्लीज़ उसको माइंड नहीं कीजिएगा। और उसमें ये दोनों फ़रीक़ों का जो ना भारी नुकसान होगा। तो यहाँ उसने ये भी कहा था कि कंतूर जो हैं कंतूरों को शादी में जाने से रोकने की अपने आप को रोकना चाहिए, उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। मगर होनी होकर रही और शादी के मौका पर खून रेज लड़ाई हो गई। इसके बाद से स्प्लोस को ऐसे वाक़यात के साथ भी मंसूब कर दिया जाता है कि जो बाज़ार खुशगवार होती हैं लेकिन जिनका अंजाम जो है वो किसी बदनसीबी पे ही मबनी होता है। इस मुकम्मल चाँद के साथ स्प्लोस के असरात किस हद तक बज़ाहिर खुश आइन लेकिन बेबातन जो है ना उसको बदनसीब वाक़या को किसको जन्म देंगे इसका पता तो हमें मुस्तक़बिल में ही चलेगा। फ़ौरी तौर पे तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सादा अल्फाज में स्प्लोस ऐसी चीज़ों की निशानदेही करता है जो फ़िलहाल हमारी नज़रों से पोशीदा है लेकिन वक्त आने पर वो मुस्तक़बिल में फ्यूचर में ज़ाहिर हो जाएंगे। अब अगर हम अब्दुल जौज़ा की बात की जाए तो ये सितारा जो है ये वैसे तो जंग जदल का मिजाज रखता है लेकिन इसे खुशहाली और माल और दौलत के साथ भी मंसूब किया जाता है। इस वक्त ये सितारा बुर्ज सरतान में जिसका हाकिम सियारा चाँद है, डेफिनेट मून का जो मून रूलिंग प्लैनेट है कैंसेरियन का। तो यूँ अब्दुल जौज़ा और चाँद के दरमियान भी इस वक्त एक खुसूसी ताल्लुक़ बना हुआ है और क्योंकि अब्दुल जौज़ा चाँद के घर में जस्ट लाइक मेहमान है, गेस्ट है उनका, और चाँद इसकी रोशनी को मुनाकिस कर रहा है। इसके अलावा चाँद की तसलीस जंग के जो देवता है यानी जंग का जो बारे में मंसूब है वो है मार्स और मरीख के साथ उसकी ट्राइन बन रही है। अब चाँद के घर में चूँकि एक तरफ एक मेहमान बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उसकी मार्स के साथ ट्राइन बन रही है। अब इससे आगे अगर देखें तो नॉर्थ नोड जो है इस वक्त वो एरीज़ में है, बुर्ज हमल में है, जबकि साउथ नोड जो बुर्ज मीज़ान में है। दीगर अहम सियारों में ज़ोहल नेपच्यून के साथ बुर्ज हौत में मौजूद है, जबकि प्लूटो बुर्ज दलो में है। मुश्तरी, अतारत और ज़ुहरा बुर्ज जौज़ा में मौजूद हैं और इसके साथ सूरज भी इनके साथ मौजूद है कैंसर में इस वक्त। लेकिन मुकम्मल चाँद के तुलू होने से ये यहाँ मौजूद था, बुर्ज जौज़ा में था ना, लेकिन चूँकि ये मुकम्मल चाँद जो है ये सामने आएगा तो इससे पहले जो है ना बुर्ज सरतान में जो है ना वो सन जो हमारा है वो दाखिल हो चुका होगा।
एक और अहम बात यह है कि मुकम्मल चांद और मरीख के दरमियान जानदार नज़रात का तबादला हो रहा है। इस तबादले के नतीजे में चांद और सूरज के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी और खिंचाव है उसमें कमी आ रही है। मरीख वैसे तो जंग जदल का देवता है ना, लेकिन अगर दो सियारों के दरमियान टेंशन हो तो इसे कम करने में भी अपना किरदार अदा कर सकता है, और ये अक्सर होता रहता है। ये इसके मिजाज का एक मुनफरद पहलू है। चांद की टेंशन इस वक्त सिर्फ सूरज के साथ ही नहीं बल्कि ज़ोहरा और अतारत के साथ भी जो है ना एक चल रही है, और मरीख इनके दरमियान में ताल्लुकात बहाल कराने के लिए एक सफ़ीर का किरदार अदा कर रहा है। मुकम्मल चांद के मौका पर सूरज और चांद के दरमियान में टेंशन पैदा होना वैसे मामूल की बात है, चूँकि कंजक्शन और सामने आना सारे कुछ जो पोजीशन होती है तो इस वजह से। लेकिन ज़ोहरा और अतारत के साथ शायद इस वजह से टेंशन पैदा हो रही है कि ये दोनों इस वक्त बुर्ज जौज़ा में हैं और चांद बुर्ज जद्दी में है। वैसे इस हिसाब से तो इसकी टेंशन जो है मुश्तरी के साथ भी होनी चाहिए, लेकिन मुश्तरी चूँकि वो क्या कहते हैं कि अफलाक का आसमानों का अच्छा बच्चा है, सबके साथ बना कर रखता है, इसलिए शायद जैसा कि चांद के साथ भी उसने बना कर रखी हुई है, इसलिए टेंशन नहीं हो रही उसकी कोई भी। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं या कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा सा तवज्जो मबजूल करें कि मौजूदा जो फल्कियाती जो वाक़यात हैं ना उनका ताल्लुक़ अपने माजी से जोड़कर ज़रूर देखा करें, ताकि बेहतर तौर पर आपको समझ आ सके कि इस वक्त क्या हो रहा है। जो लोग अपने माजी का अच्छा फ़हम रखते हैं या शऊर रखते हैं या उसको याद रखते हैं ना, उनके लिए अपने हाल को समझना बहुत आसान हो जाता है। इस मरतबा भी आपको ये देखना चाहिए कि 6 माह पहले जब आसमान के इसी हिस्से में नए चाँद का ज़हूर हुआ था तो तब आपकी ज़िंदगी किस अंदाज में गुज़र रही थी और दुनिया के हालात क्या थे। वैसे तो अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि अभी तक तो पिछले 6 महीने से लेकर आज तक वैसे के वैसे ही हालात चल रहे हैं, उसमें तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। जैसा कि किसी शायर ने कहा था ना कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं सिर्फ अमीरों के। तो ये अमीरों के तो दिन जो है ना वो फिर जाते हैं, गरीब फ़कीरों के नहीं फिरते। तो हाल ही में अब देख लीजिएगा कि जो बजट पेश किया गया हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो बजट किया तो उसके मुताबिक तो शायर की बात सच्ची लगती है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, शायद मुश्किल ना हो जाए। तो 6 माह पहले भी दुनिया में 2 बड़ी जंगें चल रही थी, वो दोनों जंगें आज भी जारी हैं। अगरचे गज़ा में जंगबंदी और अमन के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी कौंसिल है ना उसकी तरफ से क़याम अमन के हवाले से करारदादें पास हो रही हैं, और इसके बाद ज़रा हालात में बेहतरी आने के बस उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और अभी हाल ही में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपनी जंगी काबीना जो है वो भी तहलील करती है। लेकिन इससे चंद रोज़ पहले इसराइली अफवाज ने हमास के कब्ज़े से 4 यरगमाली छुड़ाने के लिए दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। और बस इन नई पेशरफ्तों को देखती हुए तो लगता है कि आने वाले दिनों में हालात में तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। 6 माह पहले जो नए चांद के मौका पर गज़ा जंग के हवाले से एक बहुत बड़ा वाक़या ये हुआ था कि इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर करके उस पर जंगी जराइम के इल्ज़ाम लगाए गए थे और इसराइल को अदालत में पेश होकर अपनी सफाई देना पड़ी थी। इस वक्त अमेरिका की तरफ से इसराइलियों पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा था कि कार्रवाइयों का सिलसिला बंद कर दे, क्योंकि इसराइली अफवाज जो है ना मुसलसल सिविलियन इमारतों, अस्पतालों वगैरह को निशाना बनाकर आम शहरियों, औरतों और बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर रही थी, और अमेरिका की आलमी साख बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही थी। इसके बाद से वाक़यात का जो सिलसिला शुरू हुआ था ना वो इस मुकम्मल चांद के बाद किसी नुक्ता अरूज पर पहुँच सकता है। सदारती इंतखाबात से पहले जो बाइडन साहब जो है ना गज़ा जंग या इसराइल को जंग बंदी पर जो है ना वो मनवाने में कामयाब हो सकते हैं। जंग बंदी वो करके उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अलावा तवील कोशिशों के बाद स्वीडन को 6 माह पहले नेटो का रुकन जो है ना वो बनने का मौका मिल गया था। इस वक्त रूस ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ ड्रोन्स के ज़रिए बड़े हमलों के सिलसिलों का आगाज़ किया, जिसके बाद रूस यूक्रेन जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई। अब चंद दिन पहले ही G7 के इजलास के दौरान रूस के मुंजमद असासों में से $50 अरब यूक्रेन को देने का फैसला किया गया, और रूस ने धमकी दी है कि यूक्रेन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के इस फैसले से कि तकलीफ दे नताइज जो है ना वो बरामद होंगे। यूक्रेन एक अरसा से वावेला कर रहा था जंग लड़ने के लिए, उसे आलमी इमदाद की सख्त ज़रूरत है। अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानब से उसे मज़ीद $650 अरब, हमारी हुकूमत $1 अरब के लिए मुश्किल में रहती है, तो यहाँ $650 अरब उसको दे दिए गए हैं। यानी रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। इस मुकम्मल चांद के मौका पर एक अहम नज़र मरीख और ज़ोहरा के दरमियान बनने वाली तस्दीस है। ये जो सेक्सटाइल है, मरीख इस वक्त बुर्ज सौर में है, अब ये टॉरस में होने के, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ इसकी तवानाई कम हो जाती है। इसी तरह ज़ोहरा जो है यानी वीनस
वो सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से कम्बस्ट है और बिल्कुल यानी रीबर्थ के प्रोसेस से ना गुज़र रहा है। इसके बारे में हम अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा तफसील से सब कुछ बता चुके हैं। नुक्ते की बात यह है कि दोनों इस वक्त ऐसी पोजीशन में है जो इनके लिए ज़्यादा खुशगवार नहीं है और दोनों अगले महीने तक इसी पोजीशन में लगभग अगले महीने तक इसी पोजीशन में रहेंगे। इसके बावजूद इनके दरमियान में बनने वाली तस्दीस बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इन दोनों की तवानाइयाँ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हम आहंगी रखती हैं, यानी बहुत ज़्यादा हम आहंग हैं। रूमी देवमाला में मरीख जंग जदल और जज्बात का देवता है, ज़ोहरा मोहब्बत और हुस्न की देवी है। ये दोनों माना जाता है, इसी तरह से मशहूर है। दोनों के दरमियान में मोहब्बत का एक खुसूसी ताल्लुक़ भी बनता है या बयान किया जाता है। यही वजह है कि इल्म नजूम में इन दोनों को एक दूसरे का महबूब कहा गया है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि मरीख जो है ना बुर्ज हमल का हाकिम सितारा है। हमल का मोहब्बत का घर जो है वो बुर्ज यानी 7वां घर उसका बुर्ज मीज़ान है, जिसका हाकिम सियारा ज़ोहरा। लिहाजा इन दोनों सियारों के दरमियान में पैदा होने वाला कोई भी ताल्लुक़ जो है ना वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। और इस वक्त जो है इनके दरमियान में बनने वाली जो तस्दीस है ना वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसे मुकम्मल चाँद की सपोर्ट भी हासिल है। इस महीने के गुजरने के साथ साथ इस तस्दीस की शिद्दत में जो है ना मज़ीद इजाफा होता चलेगा। जैसे जैसे ये टाइम आगे चलेगा इसकी शिद्दत में यानी इसके असरात ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा शिद्दत के साथ असरअंदाज होंगे। यूँ समझिए कि चाँद और अमन की देवी मिलकर जंग के देवता से मुज़ाकरात ही कर रहे हैं। तो और हमें लगता है कि यह गठजोड़ इसराइल के लिए खासा खुश आइंद या बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि और इसराइली अवाम जो है उनको भी इस जंग से निजात मिल सकती है, उसके इम्कानात पैदा हो सकते हैं। और चूँकि उनकी जंग पसंद जो है ना जंगी क़यादत जो है ना इस वक्त वो उन्होंने ज़बरदस्ती ये मुसल्लत किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसराइल का जो ताले है ना एसेंडेंट जो है वो बुर्ज मीज़ान है और मीज़ान का हाकिम सियारा ज़ोहरा है। साउथ नोड इस वक्त बुर्ज मीज़ान से गुजर रहा है, जहाँ ग्रहण वकूफ़ पज़ीर हो चुके हैं और यहाँ गुज़श्ता अक्टूबर में मरीख और नाथ नोड का जो है ना वो क़रान भी हुआ था। इस वक्त गज़ा की जंग बाकायदा तौर पर शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि इस वक्त जो है बुर्ज मीज़ान में नज़र आने वाली सरगर्मियाँ गज़ा जंग को एक नया मोड़ दे सकती हैं। मुमकिन है इसराइली जो क़यादत जो है उसकी पूरी की पूरी क़यादत ही तब्दील, हुकूमती क़यादत की बात कर रहा हूँ, वो तब्दील हो जाए। जुलाई में मरीख और यूरेनस का क़रान हालात में कोई धमाका खेज़ तब्दीली ला सकता है। ये जुलाई अगले महीने की बात कर रहा हूँ। तो इस तब्दीली के आसार आपको क़रान से पहले नज़र आना शुरू हो जाएंगे यकीनी तौर पर। ये मैं रुक के इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद रहे। रूस यूक्रेन जंग जो है ना शायद मौसम गर्मा के इख्तिताम तक जो है ना अंजाम की तरफ बढ़ती नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसराइल की तरह रूस में क़यादत की तब्दीली के आसार भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू के मुकाबले में जो है ना पुतिन साहब की इक़्तिदार पर गिरफ्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो मजबूत है, लेकिन हालात को बदलने के लिए बाज़ औक़ात एक छोटा सा वाक़या जो है ना वही काफ़ी होता है। पुतिन वैसे भी मुख्तलिफ़ तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको टैक्टिक्स का अंदाज़ा है और वो इक़्तिदार पे ज़्यादा से ज़्यादा देर से, काफ़ी देर से वैसे तो चल रहे हैं अपने, वो हुकूमत सरबराह हैं अपने मुल्क के। अब देखते हैं कि हालात बदलने के लिए छोटा या बड़ा वाक़या जो है ना वो कौन सा और कब रूनुमा होता है। तो इसके साथ ही जो है वो वीडियो का मैं इख्तिताम करना चाहूँगा। और चूँकि आपके जो है ना वो बुर्ज के मुताबिक इंडिविजुअल जो है ना हर बुर्ज पे इसके असरात क्या आएंगे, कोशिश करूँगा कि टाइम निकालूँ और अब मैं आपको उसकी भी तफसील आपके सामने पेश करूँ, लेकिन उसका अभी वादा नहीं कर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा कि मैं ज़रा हिम्मत पकड़ लूँ। तो इसके साथ ही चूँकि इजाज़त चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कहीं भी कोई बात समझ नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं और अपने बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, कुछ मशावरत करने के लिए बिल्कुल आप मैसेज कीजिएगा, रब्ता कीजिएगा मेरे दिए गए नंबरों पे और उसके जो तरीक़ाकार वहाँ मेंशन होगा या आपको मैसेज मिले उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।